संवाद पढ़ाई से प्रतियोगिता तक जूनियर स्तर विज्ञान की क्लास में। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अलग अलग ऋतु में आप अलग अलग प्रकार के वस्त्रों को पहनते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये वस्त्र किससे मिलकर बने होते हैं? नहीं ना? चलिए हम बताते हैं। बच्चों, विभिन्न ऋतुओं में पहने जाने वाले वस्त्र अत्यंत सूक्ष्म रेशों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें कि हम तंतु भी कहते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम तंतु से वस्त्र तक के विषय में जानेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप विभिन्न प्रकार के कपड़ों की कतरनों को देख रहे हैं। इन कतरनों को यदि आप मैग्नीफाइंग ग्लास की सहायता से देखेंगे तो आपको इनमें अत्यंत छोटे छोटे रंध्र दिखाई देंगे। बच्चों, इन कतरनों में से सूती कपड़े के एक सिरे को किसी पिन या सुई की सहायता से इनके धागे को खींचकर निकालने का प्रयास कीजिए। तो बच्चों, आप देखेंगे कि ये कपड़ा इन धागों के एक दूसरे में मिलकर बुने जाने से बनता है। तो बच्चों, अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये धागे किससे मिलकर बने होते हैं। तो आइए इस विषय में भी जानते हैं। आप किसी भी कपड़े के एक धागे को लेकर मेज पर रख दीजिए और अपने बाएं हाथ के अंगूठे से उसको दबा लीजिए। अब इस धागे के दूसरे सिरे को लंबाई के अनुदेश दाएं हाथ के अंगूठे के नाखून से खुरचने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये धागा अत्यंत छोटी छोटी लड़ियों में विखंडित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इन्हीं लड़ियों को बच्चों रेशे कहा जाता है। रेशे क्या होते हैं? रेशे पतले, लंबे और तंतुमय पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक और कृत्रिम रूप से पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे अक्सर पौधों व जानवरों से प्राप्त होते हैं, जबकि कृत्रिम रेशे मानव निर्मित होते हैं। बच्चों, रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशे और दूसरे संश्लेषित रेशे। यदि हम प्राकृतिक रेशे की बात करें तो बच्चों, प्राकृतिक रेशों को भी दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, जिसमें आप देखेंगे पहला प्रकार है पादप रेशे और दूसरा है जांतव रेशे। जांतव रेशे की बात करें तो बच्चों, जांतव रेशे में हम ऊनी रेशे और रेशमी रेशे के बारे में इस क्लास के अंतर्गत जानेंगे। और पादप रेशे की बात करें बच्चों, तो पादप रेशे के अंतर्गत हम कपास और जूट के विषय में जानेंगे। प्राकृतिक रेशे किसे कहते हैं? तो बच्चों, प्रकृति के पादप व जंतुओं से प्राप्त रेशों को प्राकृतिक रेशे कहते हैं, जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी वस्त्रों के रेशे। बच्चों, आइए अब जानते हैं संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं और संश्लेषित रेशे क्या होते हैं। रासायनिक पदार्थों से बने रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और टेरेलिन आदि। बच्चों, आइए अब जानते हैं पादप रेशे के विषय में। पादप रेशे मीन्स प्लांट फाइबर्स। पादप रेशे बच्चों पौधों से प्राप्त प्राकृतिक रेशे होते हैं। इन्हें फाइबर फसल भी कहा जाता है। पादप रेशे पौधों के तने, पत्तियों और बीजों से प्राप्त होते हैं। इनका इस्तेमाल कागज, रस्सी और कपड़ा बनाने में किया जाता है। बच्चों, आइए अब जानते हैं जांतव रेशे मीन्स एनिमल फाइबर्स के विषय में। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को जांतव रेशे कहते हैं। खरगोश, याक,
भेड़ के बालों से ऊन व रेशम कीट के कोकून से रेशमी रेशे प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों, याक, भेड़, बकरी, ऊंट का शरीर बालों की मोटी परत से ढका होता है और यह परत इन्हें ठंड से बचाती है। इसी परत से ऊन भी प्राप्त की जाती है। लद्दाख और तिब्बत में याक से ऊन प्राप्त की जाती है और बच्चों, कश्मीरी बकरी यानी अंगोरा प्रजाति के बालों से पश्मीना शॉल बनाई जाती है। बच्चों, आइए अब जानेंगे पादप रेशे के अंतर्गत कपास और पटसन मीन्स जूट के विषय में। कपास एक पादप रेशा होता है जिसे कपास पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है। कपास को कपास के बीजों से पृथक करने की क्रिया को कपास ओटना कहते हैं। कपास को पारंपरिक ढंग कंघी द्वारा हाथों से ओटा जाता था, परंतु आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का उपयोग किया जाता है। रुई का उपयोग सूती कपड़े, चादर, पर्दे आदि बनाने में किया जाता है। तो बच्चों, धागे से वस्त्र किस प्रकार बनाया जाता है? वस्त्र बुनाई व बंधाई के द्वारा तैयार किए जाते हैं। वस्त्रों की बुनाई लूम अर्थात करघा पर की जाती है और ये लूम दो प्रकार के होते हैं, हाथ से चलने वाले यानी हैंडलूम और बिजली से चलने वाले पावर लूम। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित कर वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। बच्चों, पटसन क्या होता है? पटसन मीन्स जूट एक पादप रेशा है जिसे पटसन पौधे के तनी से प्राप्त किया जाता है। फसल की कटाई के पश्चात पटसन के तनों को बंडलों में बांधकर तालाब अथवा किसी स्थान पर रुके हुए जल में डुबोकर रखते हैं और 4-5 दिनों के बाद पौधों के मुलायम भाग गल जाते हैं और रेशे स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। यह क्रिया जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं के द्वारा होती है। यह प्रक्रिया पटसन की रेटिंग कहलाती है और साथ ही साथ बच्चों, जूट का उपयोग रस्सी, डलिया, बोरा और टाट पट्टी, दरी आदि बनाने में किया जाता है। बच्चों, जंतु रेशे से ऊन को किस प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो आइए इस विषय में जानते हैं। ऊन प्राप्त करने के लिए भेड़ों को पाला जाता है और ऊन लंबी चरणबद्ध प्रक्रिया के बाद प्राप्त होती है। वो चरणबद्ध प्रक्रिया क्या है बच्चों? तो इस चरणबद्ध प्रक्रिया में हम 6 चरणों के विषय में जानेंगे, जिसमें पहला चरण है भेड़ के बालों की कटाई, दूसरा अभिमार्जन, तीसरा ऊन की छटाई, चौथा है बल की छटाई और पांचवा है ऊन की रंगाई और आखिरी चरण है रीलिंग और वीविंग। बच्चों, पहले चरण की बात करें तो पहला चरण हमने जैसा कि जाना था, पहला चरण है भेड़ के बालों की कटाई। तो इस चरण में क्या करते हैं बच्चों? पाली गई भेड़ के शरीर पर जब बालों की घनी वृद्धि हो जाती है तो उनके बालों को शरीर से उतार लिया जाता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे। और यह प्रक्रिया रेशों की कटाई कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेशों की कटाई कहलाती है। और भेड़ के बाल उतारने के लिए आजकल मशीनों का उपयोग किया जाता है। परंपरागत तरीकों की बात करें तो बच्चों, पहले ये कार्य हाथों से किया जाता था। अब आप कहेंगे कि जब भेड़ के शरीर के बालों को उतारा जाता है तो आखिर भेड़ को दर्द या पेन क्यों नहीं होता है? तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं बच्चों, क्योंकि जो भेड़ की त्वचा होती है वो मृत कोशिकाओं की बनी होती है। आप अपने हाथों के नेल्स को जब बड़ा देखते हैं तो उसको जब काटने का कार्य करते हैं तो क्या आपको पेन होता है? जस्ट लाइक दैट बच्चों, सेम वही बात है कि भेड़ के शरीर से जब बालों को उतारा जाता है तो उनको हमारे नाखून क्यों काटे जाते हैं, तो जैसे हमें पेन नहीं होता वैसे ही भेड़ को भी किसी भी प्रकार का पेन नहीं होता है। आइए जानते हैं हम दूसरे चरण के बारे में। बच्चों, दूसरा चरण है अभिमार्जन। अभिमार्जन क्या होता है? अभिमार्जन बच्चों
त्वचा सहित उतारे बालों को बड़ी सी टंकी में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है। क्यों धोया जाता है? क्योंकि उनके शरीर पर जो बाल होते हैं उसमें कोई भी गंदगी, धूल या फिर चिकनाई यदि हो तो उसके कण निकल जाए। तो बच्चों यह क्रिया अभिमार्जन क्रिया कहलाती है। क्या अभिमार्जन प्रक्रिया क्या कहलाती है? इस कंसेप्ट को यही क्लियर कर लीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि अभिमार्जन प्रक्रिया क्या है। तो बच्चों भेड़ के शरीर से उतरे बालों को टंकियों में डालकर अच्छी तरह से धोया जाता है ताकि बालों में चिपकी चिकनाई, धूल और गंदगी आदि के कण निकल जाएं। तो बच्चों ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभिमार्जन प्रक्रिया कहलाती है। आइए अब जानते हैं तीसरे चरण के विषय में। तीसरा चरण क्या है? ऊन की छटाई। अब इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? दूसरा चरण जब हमने अभिमार्जन की प्रक्रिया कर ली तो अब बारी किसकी है? ऊन की छटाई की। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों? अभिमार्जन के बाद छटाई की जाती है। क्यों छटाई की जाती है? जहां पर अलग अलग गठन वाले धागों को छांटने का कार्य किया जाता है। बात करते हैं चौथा चरण, जिसे कि हम कहते हैं बर की छटाई। इसके अंदर क्या करते हैं? तो बच्चों इस प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशों को छांटने का कार्य किया जाता है और छांटने के बाद जो हमको प्राप्त होता है उसे हम बर कहते हैं। क्या कहते हैं? बर कहते हैं। और इसके बाद बच्चों रेशों को पुनः अभिमार्जन कर, यानी अभिमार्जन कर, उसके बाद पुनः उसकी सफाई कर, गंदगी, चिकनाई और धूल के कण हटाने के बाद पुनः सिखाया जाता है। और बच्चों जो धागे रूप में काटने के लिए उपयुक्त होता है। तो यही बर हमारे स्वेटर पर भी इकट्ठा हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि आखिर बर किसे कहते हैं? तो बच्चों आपने देखा होगा कि जब हम सर्दी की ऋतु में स्वेटर पहनते हैं तो स्वेटर को पहनकर यदि हम सो जाते हैं तो उस पर छोटे छोटे आपको बर दिखाई देंगे, यानी छोटे छोटे मोटे कण उस पर एकत्रित हो जाते हैं, तो जिसको कि हम बर कहते हैं। आइए जानते हैं हम अगले चरण यानी पांचवें चरण के बारे में। बच्चों आइए अब जानते हैं पांचवा चरण, जिसे हम ऊन की रंगाई कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों? रेशों को अलग अलग रंगों में रंगा जाता है। अब इस प्रक्रिया के लिए क्या करते हैं? जो ऊन के जो रेशे होते हैं उसको बड़ी टंकी में रंग डालकर उसको रंगने का कार्य किया जाता है। अब बचा क्या बच्चों? हमारा आखिरी चरण। चलिए उस विषय में भी हम जानते हैं। बच्चों आखिरी चरण जिसे कि हम रीलिंग और वीविंग कहते हैं। रीलिंग और वीविंग, जैसा कि इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं, रीलिंग यानी उसको रील करना, वीविंग यानी बुनना। अब इसके अंतर्गत क्या करते हैं बच्चों? रंगने के बाद रेशों को बिल्कुल सीधा करके सुलझाया जाता है, क्योंकि बच्चों पहले से उलझ चुके होते हैं। अब यहाँ पर इस प्रक्रिया के अंतर्गत रेशों को सुलझाने का कार्य किया जाता है और उसके बाद फिर लपेट कर धागा बनाया जाता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? रीलिंग कहते हैं। लंबे रेशों को काट कर स्वेटर, शॉल और छोटे रेशों को काटकर वस्त्र बनाने का कार्य किया जाता है। तो बच्चों आपने जाना कि ऊनी रेशों को किस चरणबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं। बच्चों आज की वीडियो में आपने तंतु से वस्त्र तक के विषय में जाना। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी बच्चों का मिशन शिक्षण संवाद टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।